आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं अपने वरिष्ठ प्रवक्ता श्री अरविंद शर्मा जी और रसायन विज्ञान के हमारे प्रधानाचार्य विनोद जी कि वे अपने रचनात्मक सुझाव हमें दें इस वीडियो के संबंध में, ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। सीधे विषय पर आते हैं। अभी तक हमने रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के इस प्रथम अध्याय में इसे हमने 3 भागों में बांटा था: मूल सिद्धांत, मूल संकल्पना और स्टाइकियोमेट्री। हम लोग बहुत सारे पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, पदार्थों का वर्गीकरण, भौतिक रसायन परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन और रासायनिक संयोग के नियम आदि का अध्ययन हम इसमें कर चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जैसा कि विगत में भी मैं कर चुका हूँ, इससे संबंधित सन और वैज्ञानिक का नाम अवश्य मैंने आपको दिया है। आज भी इसके साथ मैंने लिखा है 1803 और जॉन डाल्टन, बाकी आप समझ चुके होंगे। देखिए, इस सिद्धांत में सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसके आधुनिक और वर्तमान स्वरूप की तुलना हमारे दिमाग में एक साथ होने लगती है और हम लोगों को बहुत सारा संदेह पैदा होता है कि ये आधुनिक में क्या है और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जब उन्होंने दिया था तब क्या था। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए मैंने इन दोनों को ही एक साथ कंपेयर करके आपको समझाना पसंद किया। इससे उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में दोनों ही सिद्धांत आएंगे और आप उनकी तुलना भी कर सकेंगे और आप उनका अंतर भी महसूस कर सकेंगे, जिससे आपको संदेह पैदा नहीं होगा। ध्यान दें, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें पहला बिंदु है कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जो परमाणु कहलाते हैं। ये डाल्टन के समय का पहला नंबर का उनका सिद्धांत था। आधुनिक में जब हम लोग संशोधन देखते हैं इसमें, तो परमाणु को यहाँ पे विभाज्य कर दिया है और इसके घटक भी निकाल के दिखा दिए: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप भ्रमित ना हो, इसलिए इन दोनों को मैंने साथ साथ लिखा है कि डाल्टन के समय में अविभाज्य था, लेकिन आधुनिक में इसमें संशोधन हो गया। इसी प्रकार दूसरा बिंदु अगर हम देखें कि एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, गुण और आकार में एक समान होते हैं, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार था। लेकिन आधुनिक में अगर आप देखेंगे तो एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं और इस प्रकार के परमाणुओं को हमने समस्थानिक के रूप में पहचाना था। ध्यान दीजिए, देखिए डाल्टन में क्या है कि परमाणु समान होंगे द्रव्यमान, गुण, आकार में, लेकिन आधुनिक में ऐसा नहीं है और जो आधुनिक में ऐसा नहीं है और जो परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं उनको हमने समस्थानिक कहा। यहाँ पर आपको समस्थानिक की परिभाषा भी मिल जाती है। तीसरे बिंदु में भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से द्रव्यमान, आकार आदि में भिन्न हो सकते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग हो सकते हैं, ये डाल्टन के अनुसार था। लेकिन बाद में आधुनिक संशोधन जब आया तो भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तत्वों के भी परमाणु द्रव्यमान कैसे हो सकते हैं? समान। और इनको हमने क्या कहा? संभारिक। अगर आप गौर करेंगे तो समस्थानिक और संभारिक जो आगे आने वाले विषय हैं वो भी इसमें आधुनिक और पुराने सिद्धांत की तुलना से निकल आते हैं। चौथा बिंदु हमारा था प्रत्येक तत्व का परमाणु भार निश्चित एवं उस तत्व का मूल लक्षण है। यहाँ ध्यान देने की बात है मूल लक्षण पर। जबकि आधुनिक सिद्धांत में क्या हो गया? किसी तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है आधुनिक सिद्धांत के और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के। इन कॉन्ट्रडिक्शन को अगर आप इस तरह से ध्यान देंगे, याद करेंगे, तो उम्मीद है कि इनमें कोई भी संदेह पैदा नहीं होगा। पाँचवा, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और यौगिक बनाते हैं। जबकि इधर आधुनिक में क्या है कि परमाणुओं के संयोजन से यौगिक परमाणु नहीं बनते, बल्कि जो परमाणु मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं।
तो इस प्रकार मैंने आपके सामने ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें आप देखेंगे कि आधुनिक और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में तुलना की है, जिससे कि आप दोनों को एक साथ समझ सकें और एक साथ याद कर सकें और आपको कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो। अगला विषय है गेल-लुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। इसको गेल-लुसैक ने 1808 में प्रस्तुत किया था। इसमें खास बात यह है कि अभिकारक भी गैसें हैं, यानी अभिक्रिया करने वाली भी सभी क्या हैं, गैसें हैं, और बनने वाली भी सभी गैस होती हैं। दोनों ओर एक जैसा है। इस नियम के अनुसार यदि गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप व दाब पर उनके आयतनों एवं अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों, यानी अभिकारक भी गैस और बनने वाले भी गैस के आयतनों में सरल अनुपात होता है। यदि गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके आयतनों एवं अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल पूर्णांक अनुपात होता है। उदाहरण के रूप में हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया को लिया है, जिससे HCl बनता है। ध्यान देंगे कि एक आयतन हाइड्रोजन है और एक आयतन क्लोरीन, तो 2 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। ये इस नियम की पुष्टि करता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिला करके जल के 2 अणु बनाता है। इसमें भी इसकी पुष्टि होती है। तीसरा आवोगाद्रो का नियम और आवोगाद्रो संख्या। ये रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टर्म हैं और इन्हें हमेशा याद रखना हर छात्र के लिए आवश्यक है। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। प्रत्येक गैस के 1 ग्राम भार का आयतन STP पर 22.4 लीटर होता है। ठोस, द्रव और गैस 3 फॉर्म होती हैं। जो पहली लाइन है वो ठोस और द्रव के लिए है, और जो अलग से लिख दिया गैस के लिए कि प्रत्येक गैस के 1 ग्राम भार का आयतन STP पर 22.4 लीटर होता है। यहीं पर आवोगाद्रो संख्या को परिभाषित करते हुए किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं और इसका मान 6.023 गुणा 10⁻23 होता है। उम्मीद है आज का ये विषय आपको समझ में आएगा। इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है या जिज्ञासा है तो आप उसको व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसे निश्चित तौर पर शामिल करूँगा। धन्यवाद।